ओके माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आर यू फाइन? तो बेटा आज का लेक्चर रहेगा अपना क्लास 11th सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए। चैप्टर 5 रनिंग में था और चैप्टर 5 में हम फ्रिक्शन पढ़ रहे थे और हमने चैप्टर 5 में जो फ्रिक्शन पढ़ाया था उसको हमने कंप्लीट कर दिया था, जिसमें आपको बैंक रोड के लिए मैक्सिमम स्पीड की वैल्यू बताई थी। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो वो होगा चैप्टर नंबर, आज होगा बेटा चैप्टर नंबर 9। अभी बेटा 7 चैप्टर है, उसको बाद में कराएंगे। अपन ने फर्स्ट पढ़ लिया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पढ़ लिया, 8th पढ़ लिया ग्रेविटेशनल वाला, और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम होगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। चैप्टर का नाम है बेटा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। चैप्टर का नाम है बेटा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स को पढ़ने से पहले अपना जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेटा इलास्टिसिटी। समझना बेटा, इधर इलास्टिसिटी क्या है, इधर देखिए आप। एक्चुअली में जब किसी बॉडी पर हम एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस बॉडी का शेप और साइज चेंज हो जाता है। इस फोर्स को बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या बोलते हैं बेटा? डिफॉर्मिंग फोर्स। इसको बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। यानी जब एक एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी पर अप्लाई किया जाता है तो उसके शेप और साइज में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। लेकिन जैसे ही इस एक्सटर्नल फोर्स यानी डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर दिया जाता है, यानी वहां से हटा लिया जाता है, तो वो बॉडी या वो ऑब्जेक्ट या वो सब्सटेंस वापस अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाता है। यानी जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की शेप और साइज में चेंज हो जाता है, और जब आप इस डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर लेते हो तो उसकी ओरिजिनल शेप और साइज वापस आ जाती है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी कहते हैं। इस प्रोसेस को बेटा आप क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी कहते हैं। जितने भी सॉफ्ट मटेरियल हैं, सॉफ्ट मटेरियल, तो बेटा सॉफ्ट मटेरियल के लिए इलास्टिसिटी लेस देन होती है किससे बेटा? हार्ड मटेरियल्स। किससे बेटा? हार्ड मटेरियल्स। सॉफ्ट मटेरियल के लिए इलास्टिसिटी लेस देन होती है हार्ड मटेरियल से। यानी जो हार्ड मटेरियल होते हैं इसके लिए इसकी शेप और साइज के लिए आपको डिफॉर्मिंग फोर्स ज्यादा अप्लाई करना पड़ता है और उसके बाद ये अपनी उसी कंडीशन में लौट के आते हैं। लेकिन जितने भी सॉफ्ट मटेरियल हैं उसमें कम डिफॉर्मिंग फोर्स से ही क्या होता है बेटा? उसकी शेप और साइज में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। जैसे आयरन, अगर बात करें किसकी बेटा? आयरन की, तो आयरन की इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। जैसे इसकी बात करें रबर से, राइट बेटा? आयरन की इलास्टिसिटी वैल्यू रबर से कैसी होती है बेटा? ज्यादा होती है। अब इस बेस पर आते हैं टाइप ऑफ मटेरियल। टाइप ऑफ मटेरियल्स, तो टाइप ऑफ मटेरियल्स में नंबर फर्स्ट मटेरियल को हम कहते हैं परफेक्ट इलास्टिक मटेरियल। सेकंड नंबर पर आता है बेटा
only elastic material, only elastic material। और थर्ड पर आता है बेटा, थर्ड पर आता है प्लास्टिक, थर्ड पर आता है बेटा प्लास्टिक, या इसको आप ऐसे बोल सकते हो नॉन इलास्टिक, नॉन इलास्टिक मटेरियल, नॉन इलास्टिक मटेरियल। तो बेटा हमारे पास टाइप्स ऑफ मटेरियल कितने हैं? 3 हैं। परफेक्ट इलास्टिक मटेरियल, इलास्टिक मटेरियल और प्लास्टिक मटेरियल। तो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी बेटा? परफेक्ट इलास्टिक मटेरियल। तो सुनिए बेटा, परफेक्ट इलास्टिक मटेरियल क्या है कि जब किसी सबस्टेंस पर या किसी ऑब्जेक्ट्स पर या किसी बॉडी पर जब ये डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया जाता है तो ऐसी कंडीशन में इसकी शेप और साइज में चेंज हो जाता है, लेकिन डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा लेने पर ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में लौट करके आ जाता है। लेकिन ये डिफॉर्मिंग फोर्स, इलास्टिसिटी जो आपने पढ़ा, ये डिफॉर्मिंग फोर्स है वो इलास्टिसिटी की लिमिट में होना चाहिए। अभी आपको इलास्टिसिटी लिमिट बताएंगे, अगर लिमिट से ज्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो कोई भी मटेरियल अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में लौट करके नहीं आ पाएगा। तो मैं कह रहा हूं अंडर द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, अगर आप डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हो किसी परफेक्ट इलास्टिक मटेरियल पर तो उसकी शेप और साइज में चेंज हो जाता है, यानी उसका ओरिजिनल शेप नहीं रहता है। लेकिन जैसे ही आप डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करते हो वो टोटली अपनी इनिशियल कंडीशन अर्थात अपनी जनरली जो शेप और साइज थे ओरिजिनल शेप में लौट के आ जाता है। इसे कहते हैं परफेक्ट इलास्टिक मटेरियल। तो परफेक्ट इलास्टिक मटेरियल की अगर बात करते हैं तो फिर आ जाता है इलास्टिक मटेरियल। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो मैक्सिमम इलास्टिसिटी है, मैक्सिमम इलास्टिसिटी, मैक्सिमम इलास्टिसिटी होती है वो होती है बेटा क्वार्टर्स की। इसकी होती है क्वार्टर्स। सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी किसकी होती है? क्वार्टर्स की होती है। लेकिन एक बात सुन लो, इस नेचर में कोई भी ऐसा सबस्टेंस नहीं है जो परफेक्ट इलास्टिक मटेरियल हो। समझ पा रही बेटा? कोई प्योर परफेक्ट इलास्टिक मटेरियल नहीं है, केवल ये कल्पना है। यानी ऐसा कोई मटेरियल नहीं है जो 100% अपनी शेप और साइज में लौट करके आ जाए डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा देने के बाद। लेकिन इलास्टिक मटेरियल क्या है बेटा? इलास्टिक मटेरियल की बात हम कर लेते हैं। तो इलास्टिक मटेरियल में क्या होता है बेटा? जब इस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया जाता है तो इसकी शेप और साइज में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। लेकिन जब डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाते हैं तो ये पार्शियली क्या होता है बेटा? ये पार्शियली, ध्यान रखना, ये पार्शियली फॉर्म में अपनी ओरिजिनल शेप में आ पाता है, यानी कंप्लीटली नहीं आ पाता। डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा लेने पर इसकी ओरिजिनल शेप और साइज वापस नहीं आती है। डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा लेने पर इसकी पार्शियली फॉर्म में कन्वर्सेशन हो जाता है। यानी आप ऐसे कह सकते हो कि इसकी ओरिजिनल शेप जो है वो पार्शियली फॉर्म में होती है, यानी परफेक्टली प्योर ओरिजिनल स्टेट नहीं होती है। जैसे आपसे कोई एग्जाम्पल पूछे तो इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं बेटा? आयरन हो सकता है और एल्यूमिनियम हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा? एल्यूमिनियम हो सकता है। इसके एग्जाम्पल क्या है? आयरन है, एल्यूमिनियम है। अब आता है प्लास्टिक, या इसको बोलते हैं नॉन इलास्टिक मटेरियल। तो ये अगर इस मटेरियल पर आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो इसकी शेप और साइज चेंज हो जाएगी, और अगर आपने डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लिया तो ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में लौट करके नहीं आएगा, यानी ये परमानेंट डिफॉर्म हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? परमानेंट डिफॉर्म हो जाएगा। ये हो जाएगा परमानेंट डिफॉर्म। ये अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में लौट के नहीं आएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा? परमानेंट डिफॉर्म हो जाएगा। और इसके एग्जांपल्स की बात करें बेटा, इसके एग्जांपल्स, तो देखिए बेटा इसके एग्जांपल में एक तो आप ले सकते हो वैक्स। वैक्स का मतलब है मोम।
मोम, और एक आप ले सकते हो क्या, वेट मड, मतलब गीली गीली मिट्टी, गीली मिट्टी। तो बेटा मोम है, इसको आप डिफॉर्म कर दोगे तो ये परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा। ऐसे ही गीली मिट्टी को अगर एक बार डिफॉर्म कर दिया तो ये परमानेंट डिफॉर्म हो जाएगी, अपनी ओरिजिनल शेप में लौट करके नहीं आएगी। तो ये तो बात थी बेटा किसकी, टाइप ऑफ मटेरियल्स की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में स्ट्रेस। क्या कहते हैं बेटा, स्ट्रेस की बात करते हैं। आइए बेटा क्या है, अब हम बात करते हैं स्ट्रेस की। अगला टॉपिक होगा अपना स्ट्रेस। इसको समझो बेटा, स्ट्रेस क्या है। जैसे हमारे पास अगर कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है, जैसे सपोज मैंने मान लिया कि ये कोई पाइप है, या ये कोई वायर है, या ये कोई सिलेंडर है, ऐसे मान लो। आपको पता है कि अगर इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाएगा, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में इसके अंदर भी एक फोर्स क्रिएट हो जाएगा जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। क्या होगी बेटा, अपोजिट होगी, और मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा। यानी ये इसको डिफॉर्म करने को अपोज करेगा। इसका मतलब है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को या किसी बॉडी को आप डिफॉर्म करते हो तो जो एक्सटर्नल फोर्स है इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरा फोर्स, जिसको रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, वो प्रोड्यूस हो जाता है, जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है और डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। तो यहां से ये बात आती है कि इसका मतलब क्या है। तो इसका देखिए, जो स्ट्रेस है ये होता है फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस क्या होता है बेटा, फोर्स अपॉन एरिया। इसका मतलब क्या है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो उसके पर यूनिट एरिया पर कितना है, यानी किसी ऑब्जेक्ट के पर यूनिट एरिया पर जो रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई होता है उसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। यानी स्ट्रेस बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ऐसे लिख सकते हो, स्ट्रेस बराबर, देखिए जैसे लिख सकते हो, एक्सटर्नल फोर्स, आप इसको लिख सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स ऑफ द बॉडी कैपिटल F अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल A। यानी apply external force per unit area is called stress। इसका यूनिट क्या होगा बेटा, स्ट्रेस का यूनिट, तो ये क्या है बेटा, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और अपॉन एरिया का क्या होता है बेटा, मीटर स्क्वायर। इसको लिखा जा सकता है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, राइट। अगर आप बात करें किसकी बेटा, अगर हम बात कर लेते हैं इसके डायमेंशंस की, अगर इसके डायमेंशंस की बात करें तो बेटा न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का। तो इसके लिए डायमेंशंस क्या होती है बेटा, F=ma। इसका यूनिट होता है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो -2। तो इसके लिए न्यूटन के लिए आ जाएगा M1 L1 T-2, और मीटर के लिए क्या आ जाएगा बेटा, L2। तो ये हो जाएगा M1, ये ऊपर जाएगा तो -2, तो L-1 T-2। बेटा स्ट्रेस की डायमेंशन क्या होती है, M1 L-1 और T-2। अब बात आती है टाइप ऑफ स्ट्रेस। बेटा टाइप ऑफ स्ट्रेस, अगर हम टाइप ऑफ स्ट्रेस की बात करें बेटा तो सुनिए आप, ये 3 प्रकार का होता है, 3 टाइप्स। नंबर 1 बेटा, पहला होता है
लॉन्गिट्यूडिनल, पहला कौन सा होता है बेटा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस इसको समझे बेटा, जैसा कि इसके नाम से पता लगा है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, यानी यहां पर क्या होगा, ये जो फोर्स है वो किसके अकॉर्डिंग लगेगा, लेंथ के। किसके लगेगा बेटा, लेंथ के। तो समझना, अगर हमारे पास ये कोई वायर है जो इस प्रकार सस्पेंडेड है और ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, इस पर फोर्स अप्लाई किया जाता है F, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है बेटा, A है, और फोर्स क्या है, F। तो जब ये फोर्स लगाया जाता है इस पर, इसके यूनिट एरिया पर, तो इसकी लेंथ में चेंज होता है। किसमें बेटा, लेंथ में चेंज होता है। अब लेंथ में चेंज बेटा दो प्रकार से हो सकता है, या तो इसकी लेंथ इंक्रीज होगी अगर फोर्स आप कहां लगाओगे, डाउनवर्ड, और यदि आप फोर्स कहां लगा देंगे, अपवर्ड, तो इसकी लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। एक तो होती है बेटा इंक्रीज और एक होती है डिक्रीज। और इस बेस पर यदि हम बात करें कि अगर इसको मैं वैसे लिखूं तो ये होता है सिंपल, सिग्मा से लिखते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस को, किससे लिखते हैं, सिग्मा से, और सिग्मा इक्वल टू आता है F/A, और यूनिट तो वही रहेगी जो स्ट्रेस की थी, तो डायमेंशन भी वही रहनी है जो किसकी थी बेटा, स्ट्रेस की थी, राइट बेटा। अब इस बेस पर ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का बेटा, ये दो प्रकार का होता है। नंबर फर्स्ट, एक होता है अपने पास टेंसाइल, एक होता है टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस क्या बेटा, कि जब इसकी लेंथ इंक्रीज होती है तो ऐसी कंडीशन में इसके पर यूनिट एरिया पर अप्लाई फोर्स क्या कहलाता है, टेंसाइल स्ट्रेस। लेंथ इंक्रीज होती है तब। और सेकंड होता है बेटा कंप्रेसिव, कंप्रेसिव स्ट्रेस, मतलब जब इसकी लेंथ डिक्रीज होती है, इसमें लेंथ क्या होगी थी बेटा, इंक्रीज, इसमें लेंथ क्या होगी, डिक्रीज। जब लेंथ डिक्रीज हो तो इसके पर यूनिट एरिया पर अप्लाई फोर्स क्या कहलाता है बेटा, कंप्रेसिव स्ट्रेस कहलाता है। क्या कहलाता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस कहलाता है। अब नंबर सेकंड, यानी किसमें चल रहे थे हम, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में, तो नंबर सेकंड पर अपना आ जाता है, सेकंड नंबर पर आ जाता है अपना वॉल्यूम। सेकंड नंबर पर क्या है बेटा, अपना वॉल्यूम स्ट्रेस, या इसको बोलते हैं लिक्विड स्ट्रेस। बेटा जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस है ये केवल किस पर लगता है, सॉलिड पर लगता है। किस पर लगता है बेटा, सॉलिड पर लगता है। और जो वॉल्यूम स्ट्रेस है ये किसके लिए बेटा, लिक्विड्स के लिए है। किसके लिए है, लिक्विड्स के लिए है। तो अब देखना वॉल्यूम स्ट्रेस में क्या है, यहां पर क्या होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसके यूनिट एरिया पर आपने डिफॉर्मेशन, देखो नाम तो स्ट्रेस ही है, फोर्स तो यूनिट एरिया पर ही होगा, लेकिन यहां इसका वॉल्यूम चेंज होगा। क्या होगा बेटा, वॉल्यूम चेंज होगा। यानी आप ऐसे कह सकते हो कि डिफॉर्मिंग फोर्स चेंज द वॉल्यूम ऑफ बॉडी, चेंज द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, ऑफ द बॉडी। इसमें चेंज करेगा बेटा, ये वॉल्यूम में चेंज करेगा। जैसे मैं सिंपली ऐसे ले लूं कि अगर हमारे पास ये कोई क्यूब है और ऐसी कंडीशन में ये इसका क्या है, सरफेस है, और इस पर फोर्स अप्लाई किया जाता है, दिस इज M, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, A है। तो इसके यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया पर जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, जिससे इसके वॉल्यूम में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर फोर्स ऐसे लगाया जाएगा तो इसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और यदि फोर्स को अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इस प्रकार ये कहलाता है बेटा वॉल्यूम। और नंबर थर्ड आता है बेटा, जिसको नंबर थर्ड को बोलते हैं शियर स्ट्रेस। क्या बोलते हैं बेटा, शियर स्ट्रेस, या इसका बेटा दूसरा नाम है और वो है टेंजेंशियल
टेंजेंशियल स्ट्रेस। यहां क्या होगा बेटा, यहां एक ऐसा फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स होगा, ध्यान रखना। अभी जो डिफॉर्मिंग फोर्स था, उस डिफॉर्मिंग फोर्स की जगह आज टेंजेंशियल फोर्स होगा, और इससे इसका शेप और साइज चेंज नहीं होगा, पर इसके किसी एक प्लेस में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट। कैसे, जैसे मान लो हमारे पास कोई ट्यूब है या कोई बॉडी है, जिसके एक सरफेस को क्या रखा जाए, कांस्टेंट, और दूसरे सरफेस पर एक फोर्स लगा दिया जाए, तो ऐसी कंडीशन में उसके एक फेस में क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। देखिए मैं आपको बता देता हूं, जैसे अभी वाला जो डायग्राम था उसी को मैं लेता हूं और आपको समझा देता हूं। देखिए ना, अगर हमारे पास ये कोई ट्यूब है, और सुनिए, अगर ये ट्यूब है, इसके इस फेस को कांस्टेंट रखा जाता है, यानी इसको सस्पेंडेड दिया जाता है, और अब इस पर एक फोर्स लगाया जाता है F, इस वाले फेस पर एक फोर्स लगाया जाता है F, जो कैसा होना चाहिए, टेंजेंशियल होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा बेटा, ये फेस इस प्रकार डिस्प्लेस हो जाएगा। समझना ध्यान से, ये यहां से कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन इस फेस में क्या चेंज हो जाएगा, ये फेस यहां से डिस्प्लेस होकर के यहां आ जाएगा। देखो, ये यहां से डिस्प्लेस होकर यहां आ जाएगा, और ये वाला जो है वो डिस्प्लेस होकर के ऐसे चला जाएगा। राइट बेटा, तो इस प्रकार ये जो फोर्स इसके एरिया पर लग रहा है, इसको कहते हैं अपना शियर स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस, और सबके यूनिट क्या होते हैं बेटा, सेम होते हैं। ठीक है बेटा, अब ये क्या है, इसका एरिया। नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम स्ट्रेन। अगला टॉपिक हमारा रहेगा बेटा स्ट्रेन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।